हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जब कभी दो पार्टीज़ एंटर करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में, तो उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उनका क्या स्टेटस होना चाहिए, जिसके कारण ही जो उन्होंने एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो वैलिड बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आगे भी समझा था प्रीवियस वीडियोस में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ये एक बहुत एसेंशियल कंडीशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। और कॉम्पिटेंसी से मतलब क्या होता है कि वो लोग मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर माइनर एंटर कर लेता है किसी एग्रीमेंट में तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होते हैं, पर्सन डिसक्वालीफाइड अंडर लॉ कौन होते हैं, और अगर वो एंटर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका क्या स्टेटस होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए समझते हैं। जब कभी भी कोई माइनर एंटर करता है किसी करार में, किसी एग्रीमेंट में, तो उसका जनरल प्रिंसिपल यही है कि वो जो एग्रीमेंट हैं वो शून्य होते हैं, वो वॉइड होते हैं। और वॉइड एब इनिशियो होते हैं, मतलब शुरुआत से ही शून्य होते हैं। आप उसको कुछ भी लीगल इफ़ेक्ट नहीं दे सकते। आप अगर उसको चैलेंज भी करते हो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि इसका बहुत ही फेमस केस है मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें यही हुआ था दोस्तों कि एक पर्सन माइनर था, उसने सामने वाले व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी और उससे कुछ पैसे लिए। सामने वाली पार्टी ने जब वापस अपने पैसे क्लेम किए तो माइनर ने देने से मना कर दिया। तो ये हेल्ड हुआ कि जो भी माइनर और सामने वाला व्यक्ति जो था उसके बीच में जो भी हुआ था वो एक वॉइड एग्रीमेंट के बेसिस पे हुआ था, वो एक शून्य करार था। तो हम उसको लीगल इफ़ेक्ट नहीं दे सकते हैं, सामने वाले पार्टी को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी बात आती है कि जब कभी भी कोई एग्रीमेंट बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए एंटर किया गया है, कोई भी करार ऐसा बना है जो माइनर को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसको एनफोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, मोहरी बीबी वाला जो केस था वो प्रिंसिपल बता रहा था कि माइनर ने एंटर किया एग्रीमेंट में, वो वॉइड है। वो एप्लीकेबल कब होता है? जब माइनर के ऊपर बर्डन है कि वो परफॉर्म करे जो भी एग्रीमेंट बना है। जैसे कि उसमें उसके ऊपर बर्डन आ रहा था पैसे रिटर्न करने का, तो वैसे केसेस में वो वॉइड हो जाता है। बट जब कभी भी उसके फ़ायदे के लिए किया गया है, माइनर को बेनिफिट हो रहा है, वैसे वाला जो एग्रीमेंट होता है वो एनफोर्सेबल होता है। आगे चलते हैं। रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का सिंपल मतलब यही होता है दोस्तों कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो कुछ ऐसा करो जिससे उसकी भरपाई हो जाए। तो वो जो एक्ट होता है वो एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। इसका केस है खानगुल वर्सेस लखा सिंह। इसमें कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे। वो ये बता रहे थे कि कोर्ट के पास पावर है, ये ध्यान रखना कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट को अगर लगता है तो। जब सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता है, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है कि जो जिसके साथ वो एग्रीमेंट में एंटर किया था, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो सामने वाला व्यक्ति माइनर था, ये पता ही नहीं था, ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवा सकती है। बट ध्यान रखना ये कोर्ट की, जैसे कि हमने आगे बताया था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। और जहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को पता था कि मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ, मैं जिसके साथ एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूँ, वो व्यक्ति माइनर है, फिर भी वो उस बात को छुपाता है, वो नहीं डिस्क्लोज करता है कि उसको पता है, ऐसे केसेस में कोर्ट फ़ायदा नहीं देगी। वो तभी देगी जब आप इनोसेंटली काम करते हो, आपको नहीं पता होता है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे की बात आती है कि जो माइनर का काम है, माइनर ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसके बेसिस पे सामने वाले व्यक्ति ने कुछ फर्दर एक्ट किया, तो माइनर क्या अपने एक्ट से वापस पीछे हट सकता है? तो यहीं पे ये प्रिंसिपल आता है कि जो एस्टॉपल का प्रिंसिपल है, जो यही प्रिंसिपल है कि आप कुछ बोलते हो या कुछ ऐसा काम करते हो जिसके बेसिस पे सामने वाला व्यक्ति कुछ करता है, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है उसको परफॉर्म करने की। तो ये जो सिस्टम है ये माइनर के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? अगर ऐसा किया तो जैसे कि हमने आगे देखा था कि माइनर के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, तो
वॉइड एग्रीमेंट जो है ना, उनको वैलिडिटी मिल जाएगी, वो अपनी परफॉर्मेंस दे देगा अगर, तो वो वॉइड एग्रीमेंट वैलिड बन गया, और जो मेन कंसेप्ट है कॉम्पिटेंसी का, मेजॉरिटी का, वो विशेट हो गया, वो वॉयलेट हो गया। देयरफॉर एस्टॉपल नहीं लगता है माइनर के अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सामने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि ये कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दे माइनर, तो वो भी नहीं हो सकता है, माइनर को ऑब्लाइज नहीं किया जा सकता कि वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो रेटिफिकेशन बाय माइनर। दोस्तों पहले हम रेटिफिकेशन का मतलब समझते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ भी काम कर दिया, कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, उसकी एक्सेप्टेंस देना, उसको स्वीकारना, उसको रेटिफाई करना, ये कहलाता है रेटिफिकेशन। जैसे कि माइनर ने कोई भी अपना एग्रीमेंट एंटर किया था, जब उसने एंटर किया था तो वो माइनर था, मतलब माइनॉरिटी के स्टेज पे उसने कोई एग्रीमेंट एंटर किया था। तो जब वो मेजर बन जाता है, जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, तब वो उस चीज़ को रेटिफाई नहीं कर सकता है। उसके पास ये पावर नहीं है कि मेजॉरिटी के स्टेज पे जाके उसको रेटिफाई कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले जो माइनॉरिटी स्टेज पे किया गया है। अब आगे बात आती है कि क्या जो माइनर के गार्जियन हैं वो लाइबल होते हैं। तो इसमें दो बातें हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को हम साथ में समझेंगे, नो लाइबिलिटी ऑफ गार्जियन और कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन। जब गार्जियन को पता नहीं है कि माइनर ने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ऐसा कोई एग्रीमेंट एंटर किया है, तो गार्जियन लाइबल नहीं होगा। बट जहाँ पर गार्जियन माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो माइनर के बेनिफिट के लिए किए गए हैं, तो गार्जियन ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वो वैलिड होता है और गार्जियन की लाइबिलिटी भी उसी स्टेज पे क्रिएट होती है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही है, पहले वाले केस में उसको पता ही नहीं था कि माइनर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, वो पार्टी नहीं बना था, माइनर ने अपने लेवल पे ही कुछ एग्रीमेंट किया था, तो वहाँ तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। बट जहाँ पे गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, माइनर के बिहाफ पे किया है, और दो कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हुई है। कौन सी दो? पहली कि जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था वो बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए था, माइनर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था, और गार्जियन के पास अथॉरिटी थी कि वो एंटर कर सके। ऐसे केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं और गार्जियन की लाइबिलिटी भी वहीं पे क्रिएट होती है। आगे चलते हैं, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 जो है वो इसके साथ डील करता है। वो ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ नेसेसरी सप्लाई करता है, या तो माइनर को खुद को या एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन कौन होता है? जो माइनर के ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान रखना, जो नेसेसरी सप्लाई हो रही है फ्रेंड्स, वो माइनर को हो रही है और माइनर के डिपेंडेंट्स को हो रही है। ऐसे केसेस में माइनर की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अब बात आती है कि नेसेसरी क्या क्या चीज़ें आप मानोगे कि ये आवश्यक होती है, क्या चीज़ें नेसेसरी होती है। तो फ्रेंड्स, नेसेसरी का मतलब, नेसेसरी को डिटरमाइन करने का तरीका यही है कि माइनर का लाइफस्टाइल कैसा है, क्या स्टेटस है उसका, क्या चीज़ें उसके लिए नेसेसरी मानी जाती है। अगर वो चीज़ें उसको सप्लाई होती है, और दूसरी बात जो है कि माइनर के पास ऑलरेडी वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पहली बात, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। दूसरी बात, उसके पास उन सारी चीज़ों का पोजीशन नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें अगर उसको सप्लाई हो रही है तो वो नेसेसरी चीज़ें कहलाती है। ऐसे केसेस में माइनर लाइबल हो जाता है। बट यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है दोस्तों कि वो पर्सनली लाइबल नहीं होता है, वो उतना ही लाइबल होता है जितनी नेसेसरी उसको सप्लाई की गई है। आगे समझते हैं, पोजीशन ऑफ माइनर। माइनर का क्या स्टेटस होता है। तो फ्रेंड्स, माइनर कभी भी गारंटर नहीं बन सकता है, वो कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता है, वो मेजर होने के बाद ही गारंटर बन सकता है। दूसरी बात आती है कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म, मतलब कोई भी फर्म है उसका पार्टनर नहीं बन सकता है। बट अगर कुछ बेनिफिट हो रहे हैं उस पार्टनरशिप से तो वो अवेल कर सकता है।
पोजीशन ऑफ माइनर में जो बात आ रही है वो आ रही है कि एक तो वो गारंटर नहीं हो सकता है, दूसरा वो पार्टनर भी नहीं हो सकता है, बट जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो अवेल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आगे का कंसेप्ट आता है फ्रेंड्स पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का। अब अनसाउंड माइंड से मतलब क्या होता है? इसका जनरल मतलब यही होता है दोस्तों कि जब कभी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि जो भी वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स में वो क्या है, वो टर्म्स जिन पे वो सेटलमेंट पे आ रहे हैं वो क्या टर्म्स हैं, और वो कोई एक रैशनल जजमेंट जो एक रीजनेबल मैन सोच सकता है वो नहीं सोच सकता, वैसे व्यक्ति जो होते हैं वो अनसाउंड माइंड के कहलाते हैं। ये व्यक्ति फ्रेंड्स ध्यान रखने की बात यह है कि अनसाउंड माइंड से मतलब ये नहीं है कि वो पूरे टाइम ही अनसाउंड माइंड के रहते हैं, उनको पूरे टाइम ही कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्या जजमेंट बनना चाहिए। ये वो व्यक्ति होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है तो उसके टर्म्स को समझ नहीं पा रहे हैं और क्या एक जजमेंट होना चाहिए, क्या एक रीजनेबल व्यक्ति जो होता वो क्या करता, अगर इन सारी चीज़ों को वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कहलाता है। अगली बात आती है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन से मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमेशा यही धारणा रहती है कि हर व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड को जो जैसे हमने समझा था, साउंड माइंड इसका एकदम उल्टा है। साउंड माइंड क्या बताता है कि व्यक्ति को पता है कि क्या टर्म्स हो रहे हैं और वो एक रैशनल जजमेंट दे सकता है। तो प्रिजम्पशन यही रहता है कि सारे व्यक्ति जो हैं वो साउंड माइंड के ही होते हैं। अब लॉ क्या रिक्वायर करता है? लॉ ये रिक्वायर करता है कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं व्यक्ति तो वो लोग साउंड माइंड के हैं, उनको पता है कि क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, क्या जजमेंट बनना चाहिए। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड के रिस्पेक्ट में तो लॉ ये बताता है कि जो व्यक्ति साउंड माइंड का है वो किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो ऑल टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। वहीं पे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहलाता है। अनसाउंड माइंड के रिस्पेक्ट में लॉ ये बोलता है कि जब जब व्यक्ति साउंड माइंड के होते हैं, मतलब जैसे कि एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, बट जिस समय उसको पता चलता है कि हाँ ये सारी सिचुएशन है, ये सारे टर्म्स हैं, उस समय वो एंटर कर सकता है। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो है वो तब नहीं एंटर कर सकता जब उसका दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग में उसको ये पॉइंट क्लिक नहीं हो रहे हैं कि क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, क्या जजमेंट होना चाहिए। बट जिस समय वो साउंड माइंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। अब अगली बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। इसमें समझने की बात ये है फ्रेंड्स कि जब कभी भी अगर ये चैलेंज होता है कि पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तो ये कौन प्रूफ करेगा? तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ये चैलेंज हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का था, तो कौन ये चैलेंज किसके ऊपर बर्डन रहेगा? उस पर्सन के ऊपर बर्डन रहेगा जो भी उस अनसाउंड माइंड व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, ए ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं है क्योंकि बी जो है वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसको नहीं पता है, उसको वो क्लियर जजमेंट नहीं दे सकता है, इसी कारण से ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है ये वैलिड नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके उल्टी सिचुएशन देखते हैं। अगर साउंड माइंड को चैलेंज किया गया है तो किसके ऊपर आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ? ऐसे केसेस में जो व्यक्ति ये अफर्मेशन देता है, ये एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ ये करार हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, उसके ऊपर आएगा। एग्जाम्पल से वही ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला कि हाँ हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट सही हुआ है क्योंकि बी जो है वो साउंड माइंड का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट अफर्मेशन दे रहा हूँ मैं इसका। अगर साउंड माइंड चैलेंज हुआ तो ए प्रूफ करेगा। यहाँ पे समझने की बात यही है फ्रेंड्स कि अनसाउंड माइंड के केस में जो भी व्यक्ति वैलिडिटी, वैधता को चैलेंज करता है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके ऊपर बर्डन रहता है।
और साउंड माइंड को जहाँ पे चैलेंज किया गया है उसमें जो व्यक्ति अफर्मेशन देता है, जो व्यक्ति स्वीकारता है कि हाँ ये सिचुएशन सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, उसके ऊपर बर्डन रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी कॉम्पिटेंसी को लेके कि क्या कॉम्पिटेंसी होती है, उसमें थर्ड पॉइंट बताता है कि पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। अब हम इसको समझते हैं, कौन से पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ हो जाते हैं। पहला आता है कंपनी। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी जो होती है वो एक लीगल पर्सन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, बट ये डिस्क्वालीफाइड कब हो जाती है? जो भी कंपनी होती है ना फ्रेंड्स, उसका एक हमेशा मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम ये बताता है कि वो किन किन रूल्स को फॉलो करेगी, वो कितनी लिमिट तक काम कर सकती है। अगर उस लिमिट के बाहर जाके अगर कुछ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। अगला आता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वो होती है फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती ही, ये नेशन लेवल पे होती है। जहाँ पे एक कंट्री का वॉर दूसरी कंट्री के साथ होता है तो वो एक दूसरे के लिए एलियन एनिमी बन जाती है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? अब इसमें दो सिचुएशन आती है। अगर ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट था और लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा हुआ नहीं था, बाद में जाके ये दोनों एलियन एनिमी बन जाती है, तो उस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस होगा और क्या फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन में तो ये होता है कि जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो सस्पेंड रहेगा। मतलब जब तक वॉर चल रहा है ना, तब तक तो वो सारी चीज़ें सस्पेंड रहेगी और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। एलियन एनिमी आपस में ए और बी पहले से ही एनिमी हैं, तो वो लोग फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं। और अगर वो लोग पहले एनिमी नहीं थे, बाद में बन गए, तो जब तक उन दोनों के बीच में वॉर कंटिन्यू रहता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड रहेगा। अब इसमें एक बात आती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाती है तो वो जो उनका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी एनफोर्स करा सकते हैं और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं। एलियन एनिमी अगर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। अगली बात आती है फॉरेन डिप्लोमेट्स। फॉरेन डिप्लोमेट्स वही होते हैं फ्रेंड्स जो फॉरेन लेवल पे एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात आती है कि क्या इनको चैलेंज किया जा सकता है, क्या ये स्यू हो सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, इनको हम स्यू कर सकते हैं, इनको हम चैलेंज कर सकते हैं। और फिर वही बात आती है कि इनको चैलेंज करने के लिए, इनको स्यू करने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगला पॉइंट आता है कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स जो होते हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो जाते हैं। इसमें भी एलियन एनिमी वाला ही कंसेप्ट है। अगर ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो जब तक व्यक्ति कन्विक्ट है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड रहेगा, और अगर कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो एंटर कन्विक्ट के साथ। ये जनरल प्रिंसिपल है। बट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाती है तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी एनफोर्स किया जा सकता है और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर किया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।